यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी अन्य राज्य की टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, नेट जेआरएफ या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। हिंदी की प्रमुख बोलियां, संवैधानिक स्थिति। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। यह कथन है सीताराम चतुर्वेदी का और यह पूछा गया है DSSB 2021 में। अगला पॉइंट दिया है संसार भर में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से एक हिंदी है। फैलन के अनुसार हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह कथन है फैलन का और यह पूछा गया है DSSB 2021 में। अगला दिया है मोनियर विलियम्स के अनुसार। यह कथन है मोनियर्स विलियम्स का। देवनागरी में यद्यपि Z और F के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यह कथन पूछा गया है DSSB में। अगला पॉइंट दिया है ग्रियर्सन के अनुसार। यही यानी हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं दो हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का समय है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन कौन सी है? पाल, इसको कहा जाता है प्रथम प्राकृत भाषा। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अगली भाषा है प्राकृत, इसको कहा जाता है द्वितीय प्राकृत। इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अगली है अपभ्रंश, इसको कहा जाता है तृतीय प्राकृत भाषा और इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगली भाषा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। अगला पॉइंट दिया है भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि स्वीकार किया गया है। 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। नोट: संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है। यह देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है और यह पूछा गया है DSSB में। अपभ्रंश दिया है और आधुनिक भारतीय भाषाएं दी है। शौरसेनी अपभ्रंश हैं और भाषाएं हैं गुजराती, यह भाषा है
पश्चिमी हिंदी यह उपभाषा है। राजस्थानी यह भी उपभाषा है। पहाड़ी यह भी उपभाषा है। अगला अपभ्रंश है अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी यह उपभाषा है। अगला अपभ्रंश है मागधी। बिहारी उपभाषा है। बंगाली यह भाषा है। असमी भाषा है। उड़िया भाषा है। महाराष्ट्री अपभ्रंश भाषा है मराठी भाषा। पैचासी भाषा लहंदा भाषा। केकई अपभ्रंश से पंजाबी टक अपभ्रंश से। अगला अपभ्रंश है ब्राह्मण भाषा है सिंधी भाषा। हिंदी भाषा का उद्भव सौरसेनी मागधी अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ, जिसकी 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश, उपभाषाएं और बोलियां, यानी कौन से अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं और उनकी कौन सी बोलियां हैं। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी। बोलियां हैं खड़ी बोली, इसको कहा जाता है कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। अगला है सौरसेनी अपभ्रंश। उपभाषा है पहाड़ी, बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली। सौरसेनी यह अपभ्रंश है और उपबोली है राजस्थानी। बोलियां हैं उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, इसको मालवी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी, इसको जयपुरी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी। अगला अपभ्रंश है अर्धमागधी। उपभाषा है पूर्वी हिंदी। बोलियां है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला अपभ्रंश है मागधी। उपबोली है बिहारी। बोलियां है मगही, मैथिली, भोजपुरी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां हैं। अगला पॉइंट है भोलानाथ तिवारी और हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, वैदिक संस्कृत और इसका समय है। वैदिक संस्कृत समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जो वैदिक संस्कृत है इसको कहा जाता है प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। किसको? वैदिक संस्कृत को। हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। अब हम लोग पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत के बारे में। लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत को यानी लौकिक संस्कृत को देव भाषा यानी क्लासिकल भाषा भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला यह पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। कौन? लौकिक संस्कृत। अगला है लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सबसे पहले पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण है। यह भी पॉइंट्स कई बार पूछा जा चुका है। प्राचीनतम काव्य ग्रंथ कौन सा है? रामायण है। अगली भाषा है पाली, इसको कहा जाता है प्रथम प्राकृत और इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसका दूसरा नाम अभिलेखी यानी शिलालेखी है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पाली भाषा है इसका दूसरा नाम क्या है? अभिलेखी या शिलालेखी। और ये पल्ल से पाल शब्द की उत्पत्ति हुई। यह भी पूछा जाता है कि जो पाल शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो पल्ल शब्द से। बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा पाली मानी जाती है।
प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, तो बौद्ध धर्म की भाषा है पाली भाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत। प्राकृत को कहा जाता है दूसरी प्राकृत और इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। भरत मुनि ने संस्कृत के विकृत रूप को प्राकृत माना है। अगला पॉइंट है जैन साहित्य इसी भाषा में रचित है, यानी जो जैन साहित्य है वह लिखा गया है प्राकृत भाषा में। अगला पॉइंट है प्राकृत को जैन आचार्य आर्य भाषा कहकर पुकारते हैं। जो प्राकृत है इसको जैन आचार्य भाषा कहकर पुकारा जाता है। अगला है अपभ्रंश, इसको कहा जाता है तृतीय प्राकृत भाषा। इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अन्य नाम, जो अपभ्रंश है इसके अन्य नाम क्या है? अवहट्ट, देसी भाषा, ग्रामीण भाषा, अपभ्रंश, भारी, रोक्त आदि। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो प्राकृत भाषा कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला पॉइंट है राहुल सांकृत्याय ने परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी कहकर पुकारा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसे किशोरी दास वाजपेयी ने राड़ा भाषा कहा है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश में कुल 10 स्वर माने गए हैं। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश में कितने स्वर हैं, तो अपभ्रंश में स्वर हैं 10। लघु स्वर कौन कौन से हैं? अ, इ, उ, ए, ओ। ये हैं लघु स्वर। लघु स्वर मतलब छोटे स्वर, मतलब जिनको बोलने में समय कम लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं, और जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, औ। ये सभी दीर्घ स्वर हैं। अगला है विद्यापति ने अवहट्ट को देसिल बैना कहा है। अगला पॉइंट दिया है भोला शंकर ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को अभिरोक्त कहा है। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को अमीरों की भाषा कहा है। अगला पॉइंट है हरदेव बाहरी के अनुसार अवहट्ट का प्रथम प्रयोग ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अगला पॉइंट दिया है 9वीं से 11वीं शती अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अगला पॉइंट दिया है अवहट्ट। अवहट्ट का समय है 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अब पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा है। अगला पॉइंट है सुनीत कुमार चटर्जी अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानते हैं। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अगला पॉइंट दिया है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले अवहट्ट शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अगला पॉइंट है सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश यानी अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा है।